हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नोट्स। मेरा नाम है मुकुल श्रीवास्तव और मैं हूं आपका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट सिविल इंजीनियरिंग का। तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के अंदर, जिसका नाम है एक्सियल डिफॉर्मेशन इन स्टेप्ड बार। इस टॉपिक की वेटेज आपके एग्जाम्स में काफ़ी होती है और इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस टॉपिक को कैसे हम समझ सकते हैं। इसके अंदर मैं इसके कॉन्सेप्ट और इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करूंगा और आप मैं गारंटी देता हूं कि आप ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं करके आएंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो अगर स्टेप्ड बार को हम लोग बार्स ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं। तो अब अगर मान लीजिए कि हमारा एक यूनिफॉर्म बार है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, जिसकी लेंथ L है, एरिया A है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E है और जिसपे एक एक्सियल लोडिंग लग रही है P, तो उसमें जो डिफॉर्मेशन होगा वो होगा डेल्टा इक्वल्स टू PL अपॉन AE। इसमें डेल्टा है डिफॉर्मेशन बार जिसकी यूनिट mm है, P हो गया एक्सियल लोडिंग एक्टिंग ऑन द बार जिसकी यूनिट न्यूटन, A क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बार इन mm स्क्वायर एंड A इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम एक्सियल डिफॉर्मेशन टर्म ही क्यों यूज कर रहे हैं। तो एक्सियल डिफॉर्मेशन टर्म हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इस बार पे जो लोडिंग लग रही है वो एक्सियल लोडिंग लग रही है, तो इसकी वजह से जो डिफॉर्मेशन कॉज होगा वो होगा हमारा एक्सियल डिफॉर्मेशन। तो अब ये आपने तो यूनिफॉर्म बार में आपसे समझ लिया। अब यूनिफॉर्म बार और स्टेप्ड बार में, यूनिफॉर्म बार और स्टेप्ड बार में क्या डिफरेंस है। अब स्टेप्ड बार में हमारी जो लेंथ और एरिया है बार का वो चेंज होता है। इन दोनों में से अगर कोई भी एक चीज चेंज हो रही है तो वो आपका आ जाता है स्टेप्ड बार की कैटेगरी में। तो जैसे आप ये देखिए, इतने पोर्शन का हो गया L1 लेंथ और एरिया हो गया A1, इतने पोर्शन का L2 लेंथ, A2 एरिया और इतने पोर्शन का L3 लेंथ और A3 एरिया। तो अब अगर हमें इसकी एनालिसिस करनी है और इसमें डिफॉर्मेशन निकालना है तो इसमें आपका ये वाला फॉर्मूला नहीं काम करेगा। इसके लिए थोड़ी सी एनालिसिस को हमें चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, पहला, दूसरा और तीसरा। जितने भी बार्स हैं आप उतने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए और फिर उसके बाद एनालिसिस प्रोसीड करते हैं। तो अब अगर इसमें कोई लोडिंग लग रही है, अब इसमें एक्सियल लोडिंग भी हमारी दो टाइप की हो सकती है, एक टेंसाइल फोर्स और एक कंप्रेसिव फोर्स। तो अब टेंसाइल फोर्स जिनको नहीं पता है उनको मैं समझा देता हूँ क्या होती है। अगर इस टाइप की लोड एक्ट कर रहा है तो ये हो गया टेंसाइल फोर्स, मतलब कि ये एरो बाहर जा रहे हैं। और अगर ये लोडिंग इस टाइप की है तो ये हो गया कंप्रेसिव फोर्स, मतलब कि ये जो एरो अंदर की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर ये बार है, इसको मैं ऐसे पकड़ के खींचूं तो ये हो जाएगी टेंसाइल लोडिंग और अगर मैं इसको ऐसे दबाऊं तो ये हो जाएगी कंप्रेसिव लोडिंग। तो यहाँ पे आपको टेंसाइल और कंप्रेसिव लोडिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब अगर टेंसाइल फोर्स है तो हम उसको एनालिसिस में लेते हैं पॉजिटिव और अगर कंप्रेसिव फोर्स है तो उसको लेते हैं हम नेगेटिव। तो आइए समझते हैं इस टॉपिक को एक न्यूमेरिकल के थ्रू, जिससे और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी हो जाए। तो जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन गिवन है जिसमें लोडिंग, लेंथ और एरिया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तीन के तीनों चीजें दी हैं। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। L1, L2, L3 हमने लिख लिया। ये हो गया L1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया तो तीनों की लेंथ मेंशन कर ली। एरिया ऑफ मॉडल और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारा सेम है तो हमने उसको एज इट इज लिख लिया। अब इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो सबसे पहले हम एक्सट्रीम लेफ्ट से चलेंगे और यहाँ पे लगा देंगे 1 न्यूटन कंप्रेसिव का, जो यहाँ पे लगा है वो एज इट इज यहाँ पे लगा देना है। अब इसके बाद अगर यहाँ पे 1 न्यूटन है तो इस डायरेक्ट साइड भी 1 न्यूटन का ही लोड लगेगा। अब 1 न्यूटन अगर इस बार में सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्रॉस सेक्शन पे 1 न्यूटन कंप्रेसिव लग रहा है तो इधर भी उसके जस्ट अपोजिट लगेगा 1 न्यूटन का। लेकिन हमारा सेक्शन 2 पे लग रहा है 3 न्यूटन का टेंसाइल लोड, तो वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो नेट फोर्स हमारा इस सेक्शन पे कितना एक्ट कर रहा है, वो हो गया हमारा 2 न्यूटन टेंसाइल लोड। अब अगर 2 न्यूटन इधर लग रहा है तो 2 न्यूटन इधर भी लग जाएगा। अब आ जाते हैं हम थर्ड सेक्शन पे। ये हो गया हमारा सेकंड सेक्शन, ये हो गया हमारा फर्स्ट सेक्शन, ये हो गया हमारा थर्ड सेक्शन। थर्ड सेक्शन में 2 न्यूटन इधर एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे भी इसके अपोजिट एक्ट करेगा 2 न्यूटन। 4 न्यूटन यहाँ पे एक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में तो ये ऐसे एक्ट कर रहा है। अब हमारा नेट रिजल्टेंट क्या हो गया, 2 इधर जा रहा है, 4 इधर जा रहा है, तो नेट रिजल्टेंट हो गया हमारा 2 न्यूटन कंप्रेसिव और इधर भी 2 न्यूटन कंप्रेसिव।
तो अब हम सारी की वैल्यूज उठा करके अगर हम इसमें रख दें तो हमारा डिफॉर्मेशन आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हम साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। अगर फोर्स टेंसाइल है तो वो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, और अगर कंप्रेसिव है तो वो हो जाएगा हमारा निगेटिव। तो बस हमें वैल्यू रख देनी है। ए और ई कांस्टेंट है हर बार के लिए, तो हमने यहाँ से ले लिया कॉमन 1/AE। और पी हमारा एक्ट कर रहा है यहाँ पे कंप्रेसिव -1 न्यूटन का, तो -1 न्यूटन इंटू लेंथ हो गई हमारी L1 300। सिमिलरली P2 हमारा टेंसाइल है, तो यहाँ पे +2 न्यूटन, क्योंकि ये टेंसाइल है तो पॉजिटिव ले लिया, इंटू L2 400। और फिर सेक्शन 3 में हमारा 2 न्यूटन कंप्रेसिव है, -2 इंटू 600। तो यहाँ पे हम जब इसे सॉल्व करेंगे, सारी वैल्यूज रखेंगे, तो हमारा फाइनल वैल्यू आ जाएगी 1/15 mm नेगेटिव साइन के साथ। तो ये नेगेटिव साइन हमें डिपिक्ट कर रहा है कि जो फाइनल डिफॉर्मेशन आ रहा है वो कंप्रेसिव आ रहा है, मतलब कि इन लोड्स की वजह से बार दब रही है और उसकी लेंथ जो है छोटी हो रही है। तो अब आ जाते हैं हम इसके शॉर्टकट पे। अगर जिनको इसको समझने में दिक्कत है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 बार बना लेंगे और इधर से हाथ रखते चलेंगे। जैसे इधर हमने कितना देखा, 2 न्यूटन का लोड लग रहा है, तो यहाँ पे हमने 2 न्यूटन का कंप्रेसिव लोड लगा दिया, और इधर भी 2 न्यूटन लगा देंगे। अब इधर हमने हाथ रखा तो 4 न्यूटन इधर, 2 न्यूटन इधर, तो नेट हो गया हमारा इस डायरेक्शन में 4 - 2, और वो भी गया टेंसाइल, तो ये हो गया 2 न्यूटन। इधर 2 न्यूटन है तो इधर भी 2 न्यूटन। और अब यहाँ पे हाथ रखेंगे तो जितने फोर्सेस जिस डायरेक्शन में, उसको एल्जेब्रिकली सम कर देंगे। तो जैसे 3 और 2 सेम डायरेक्शन में, 3 2 5 -4, तो ये हो गया हमारा 1 न्यूटन कंप्रेसिव का, 1 न्यूटन एंड 1 न्यूटन। तो लोड्स बस निकालना इसमें कॉम्प्लिकेटेड था, वो मैंने बता दिया। जिनको इस मेथड में कंफ्यूजन है वो इससे निकाल लें, और LAE की वैल्यू गिवन ही है उसमें रख दें, और फाइनल आंसर आप यहाँ से ऐसे निकाल लें। आई होप आपको इस टॉपिक की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो गई होगी। तो ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जानने के लिए बने रहें मेरे साथ, और लेक्चर नोट्स के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।